हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 12 जीव विज्ञान का पहले चैप्टर का दूसरा भाग अर्थात दूसरा वीडियो। इससे पहले एक वीडियो हो चुका है जिसमें हमने बात कर लिया है कि पुष्प की संरचना क्या होती है। आज के वीडियो में हम देखेंगे परागकण या लघु बीजाणु की संरचना। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं कि परागकण होते आखिर कैसे हैं। ठीक है, तो देखिए जो परागकण होते हैं वो कैसे होते हैं, तो अति सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, परागकण जो होते हैं वह अति सूक्ष्म होते हैं, जो कि 0.025 से लेकर के 0.115 एम तक होते हैं। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि जो परागकण होते हैं काफ़ी अति सूक्ष्म होते हैं और इनका जो व्यास होता है वह 0.025 से लेकर के 0.115 एम होता है। अब व्यास का मतलब आपको समझना है। जैसे मान लेते हैं परागकण ये हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होती है उसी को बोलते हैं व्यास। ठीक है, तो ये कितने होंगे, तो 0.025 से लेकर के 0.115 एम तक होंगे। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं कि जो परागकण होते हैं, ठीक है, वह दो बाह्य भित्तियों से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, बीजाणु भित्ति बोलते हैं। ठीक है, तो जो परागकण होते हैं दो स्तरों से मिलकर या दो भित्तियों से मिलकर बना होता है। यहाँ से यहाँ तक की जो आप देख पा रहे हैं ये आपका है वाय भित्ति, और जो अंदर की तरफ आप देख पा रहे हैं ये वाला भाग वह है आपका अंतः भित्ति। ठीक है, तो अब इसे समझते हैं कि क्या होता है। देखिए जो अंदर की जो लेयर होती है यानी भित्ति होती है वह काफ़ी पतली होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पतला हुआ है। ठीक है, ऐसे ऐसे पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये हो गया अंदर की भित्ति, जिसे हम बोलते हैं अंतःचोल। क्या बोलते हैं बच्चों, अंतःचोल बोलते हैं। ठीक है, अंतःचोल। ठीक, क्योंकि अंदर की है पतली और लचीली होती। जो बाहर की झिल्ली आप देख पा रहे हैं, भित्ति कह सकते हैं चाहे झिल्ली कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इस चित्र में देखिए ये जो पिंक कलर का है ये बाहरी परत है। ठीक है, या बाहरी झिल्ली है, इसे हम बोलते हैं बाह्य चोल। ठीक है, बाह्य चोल। क्लियर बात हुई। तो ये बाहर वाली को बोलेंगे वाह्य चोल, अंदर वाली को बोलेंगे अंतःचोल। और अंतःचोल क्या होता है कि पतला होता है और लचीला होता है। वाह्य चोल जो होता है काफ़ी कठोर होता है। ठीक है, वाह्य चोल पर आप इस फिगर में देख पा रहे हैं छोटे छोटे धब्बे नुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, कैसी धब्बे नुमा संरचना दिखाई दे रही है, इसे हम बोलते हैं जनन छिद्र। क्या बोलते हैं, जनन छिद्र बोलते हैं। ठीक है, जनन छिद्र बोलते हैं। तो इतना बात क्लियर हुआ कि जो परागकण होते हैं वह अति सूक्ष्म संरचना होती है। इनका व्यास 0.025 से लेकर के 0.115 के बीच होता है। ठीक है, इसके अंदर की जो परत होती है, यानी कहने का मतलब यहाँ होगा कि जो अंदर ये दो स्तरों से मिलकर बना होता है। तो दो स्तरों से मिलकर बनने का मतलब कि अंदर की जो परत होगी वह काफ़ी लचीली और पतली होती है, और जो बाहर की परत होती है वह मोटी और दृढ़ होती है, कठोर होती है। ठीक है, अब जो बाहर वाला है उसे बोलते हैं बाह्य चोल, और अंदर वाला जो भित्ति है उसे बोलते हैं अंतःचोल। बात क्लियर। अब बाह्य चोल जो है बाहर की तरफ जो पिंक कलर का आप देख रहे हैं उसमें छोटे छोटे धब्बे नुमा गोल गोल संरचना दिखाई दे रही है, जिसे हम जनन छिद्र बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए जो बाह्य चोल होता है, ठीक है, यह क्यूटीन से बना होता है। बाह्य चोल किससे बना होता है, क्यूटीन से बना होता है। और क्या होता है कि जो बाह्य चोल होता है उसमें स्पोरोपोलोनिन नामक पॉलीसैकेराइड पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं कि वातावरण के जैविक, रासायनिक या भौतिक जो अपघटन होता है जिससे नुकसान पहुंचता है उससे परागकणों को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो आप यहाँ से फिगर से इस तरह से समझें। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने वर्ड बुक की तरफ कि कैसे शब्दों में इसे लिखा गया है और कैसे आप नोट्स बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि प्रत्येक जो परागकण होते हैं अति सूक्ष्म रचना होती है। क्लियर, इनका व्यास 0.025 मिमी से 0.115 मिमी होता है। ठीक है, लिखने में थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है तो आप उसे थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, आप सुधार लीजिएगा। ठीक है, तक होता है। यह एक कोश की रचना होती है। जो परागकण होते हैं वह एक कोश की रचना होते हैं जिसके चारों ओर द्विस्तरीय बीजाणु भित्ति होती है। जैसे बताया कि दो लेयर होती है उसी के बारे में। ठीक है, अब है भीतरी स्तर जो होता है पतला और लचीला होता है, इसे अंतःचोल कहते हैं, आपने पढ़ लिया है। वाह्य चोल जो होता है मोटा और दृढ़ होता है, जो कि क्यूटीन से बना होता है, जिसे हम वाह्य चोल कहते हैं। ठीक है, जो वाह्य स्तर होता है वह मोटा होता है, क्यूटीन से बना होता है, जिसे हम वाह्य चोल कहते हैं। फिर है वाह्य चोल एक या अधिक वृत्ताकार धब्बे होते हैं जिसे हम जनन छिद्र कहते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख पाए हैं। ठीक है, यहाँ से इसके बाद आगे देखते हैं हम। जनन छिद्र से पराग कण के अंकुरण करने पर पराग नलिका इन्हीं छिद्रों द्वारा बाहर निकलती हैं। तो जो जनन छिद्र है उसी से क्या होते हैं कि पराग नलिका जो होती हैं वह निकलती हैं।
आगे एक बीजपत्री में केवल एक जनन छिद्र होता है। अगर एक बीजपत्री अगर पौधे हैं तो उनके जो बीज होंगे यानी परागकण होंगे, ठीक है, उसमें एक जनन छिद्र होगा, जबकि एक रेननकुलस होता है उसमें 15 से 30 तक जनन छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे परागकण के बाह्य चोल में स्पोरोलेनिन नामक पॉलीसेकेराइड होता है, जो कि पहले भी आपको बता चुके हैं। यह भौतिक एवं रासायनिक एवं जैविक अपघटन के लिए प्रतिरोधी होते हैं। यानी किसी तरह का कारक होगा, जैसे भौतिक कारक या रासायनिक कारक या कोई जैविक कारक होगा, उससे नष्ट होने के लिए ये जो बाह्य चोल होते हैं परागकणों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसी कारण परागकण जीवाश्म रूप में परिरक्षित रह जाते हैं। इसी कारण से यानी जो प्रोटेक्शन इनको मिलता है बाह्य चोल के द्वारा स्पोरोपोलेनिन नामक पॉलीसेकेराइड से, तो ये जीवाश्म रूप में ज़्यादा दिनों तक इकट्ठे रह जाते हैं, जीवित रह जाते हैं कह सकते हैं, या सुरक्षित रह जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परागकण की संरचना या लघु बीजाणु की संरचना। उम्मीद है कि आपको समझ में आया है। आप पॉइंट टू पॉइंट करके नोट्स बना लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे हमारा है लघु युग्मक जनन या नर युग्मोद्भिद क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए परागकोश में, ठीक है, आप जानते हैं कि परागकण जो होते हैं वो परागकोश में होते हैं। तो परागकोश में परागकण या लघु बीजाणु जनन या कोशिकाएं, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने अगुणित लघु बीजाणु परागकण नर युग्मोद्भिद कहलाते हैं या प्रथम संरचना होती है। अब इसका मतलब आपको समझना है। जैसे मान लो कि आपने देखा होगा परागकोश कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे परागकण दिखाई देते हैं, ठीक है। तो अब इसकी जो कोशिका होगी, परागकण की जो कोशिका होगी, सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन करेगा। अर्धसूत्री विभाजन करने से इसमें क्या होगा, अगुणित लघु बीजाणु या परागकण बनेंगे। अगुणित का मतलब होता है, जैसे हम मान लेते हैं कि किसी में मान लो 20 गुणसूत्र हैं, तो अब इसमें अगुणित का मतलब ये अगर देखा जाए तो 10 जोड़े हो गए, ठीक है, ये जोड़े में हो गए, ठीक है। तो 10 गुणे 2 यानी 20 हो गया। तो अब अगुणित का मतलब ये आधे हो जाएं, यानी कि 10 हो जाए, और सबके सब क्या हों, अकेले हो जाए, साथ में कोई न रहे, यानी पेयर में न रहे, उसी को बोलते हैं अगुणित। तो उसे हम बोलेंगे नर युग्मोद्भिद। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें जो परागकण परागकोश में मुक्त होने से पूर्व ही अंकुरण करना शुरू कर देता है। यानी जो परागकण होते हैं वह परागकोश में पहले तो रहते ही हैं, परागकोश मान लो ऐसे ही हम बना देते हैं। इसमें जो छोटे छोटे परागकण होंगे वो इसमें से निकलने से पहले, परागकोश में से निकलने से पहले ही अंकुरण करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि केंद्रक जो होता है, इसका केंद्रक, किसका, परागकण का जो केंद्रक होता है, समसूत्री विभाजन द्वारा एक ट्यूब केंद्रक तथा एक छोटे जनन केंद्रक में विभाजित हो जाता है। अब इस बात को समझिए, जैसे मान लीजिए ये परागकण है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ से देख लीजिए, परागकण क्या करेंगे, समसूत्री विभाजन करेंगे। समसूत्री विभाजन करने से दो चीज़ें बनाएंगे, एक तो बनाएंगे ट्यूब केंद्रक, ठीक, और दूसरा बनाएंगे आपका क्या बोलते हैं, यहाँ से देख लेते हैं, जनन केंद्रक। ठीक है, यहाँ से बना लेंगे जनन केंद्रक, ठीक है, जनन केंद्रक। दो चीज़ों का निर्माण कर लेंगे। कब करेंगे, जब अंकुरण करेंगे तब। आगे देखते हैं। जैसे जैसे परागकण अंकुरण करता है, पराग नलिका किसी एक जनन छिद्र को भेद कर बाहर आ जाती है। जैसे कि आपने पढ़ा है कि भाई परागकण होते हैं, दो लेयर से बने होते हैं, बाहर का में धब्बा धब्बानुमा संरचना दिखाई देता है गोल गोल, जिसे हम जनन छिद्र बोलते हैं। तो जैसे जैसे परागकण अंकुरण करते थे, इसी से जनन छिद्र, क्या जनन छिद्र से जो होते हैं पराग नलिका निकलने लगती है। ठीक है, इसमें आगे की ओर ट्यूब केंद्रक होता है। जैसे मान लीजिए कि यह कोई परागकण है, इसमें से मान लेते हैं कि ऐसे निकलने लगा पराग नलिका। ठीक है, तो वही बात है कि आगे की ओर ट्यूब केंद्रक होता है, यानी यहाँ पर ट्यूब केंद्रक होगा, ठीक है, तथा पीछे की ओर जनन केंद्रक होगा। ठीक है, नीचे जो अब जो लगा रहेगा परागकण से वह हो जाएगा आपका जनन केंद्रक। जनन केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा दो नर युग्मकों में विभाजित होता हो जाता है। तो जो आपका जनन केंद्रक है वह क्या करता है, समसूत्री विभाजन द्वारा दो नर युग्मक का निर्माण कर देता है। इस क्रिया को हम बोलते हैं शुक्र जनन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, कि लघु युग्मक जनन या नर युग्मोद्भिद क्या होते हैं। ठीक है, तो आपने अच्छे से इसको समझा कि जब परागकोश होते हैं में जो लघु बीजाणु होते हैं या कोशिका होती है, वह अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अगुणित लघु बीजाणु बनाते हैं। इसी को हम बोलते हैं नर युग्मोद्भिद। जैसे परागकण जब परागकोश से मुक्त होने से पहले ही क्या करते हैं, अंकुरण करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही अंकुरण शुरू करते हैं तो इसका केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा दो चीज़ें बनाता है, एक तो ट्यूब नलिका बना देता है या ट्यूब केंद्रक, और दूसरा जनन केंद्रक बना देता है। ठीक है, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता है अंकुरण, वैसे क्या होता है कि जो नलिका होती है, पराग नलिका, ठीक है, वो जनन छिद्र को भेद करके बाहर निकलने लगती है, और इसका जो केंद्रक है,
ट्यूब केंद्रक बीच आगे की ओर होता है और जो जनन केंद्रक होता है पीछे की ओर होता है। फिर जनन केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा दो नर युग्मकों का निर्माण करता है जिसे हम शुक्र जनन कहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। आगे हमारा है स्त्री जननांग या जायांग। ये होता है पुष्प का फीमेल भाग। ये क्या होता है? पुष्प का फीमेल भाग। यहाँ से यहाँ का भाग जो देख पा रहे हैं यहाँ तक, यही होता है जायांग या स्त्री केसर भी इसे बोला जाता है। ठीक है, इसे थोड़ा सा हम बाहर ऐसे चित्र बना देते हैं ताकि आप समझ लीजिए। ये वाला जो भाग है ऐसे देख पा रहे हैं, ट्यूब नुमा संरचना है, ऐसे थोड़ा सा नीचे फैला हुआ है, फिर ऐसे ट्यूब है। ठीक, और यहाँ पे ऐसे गोल से संरचना दिखाई दे रही है, छोटा सा बना देते हैं इसको। ठीक है, ऐसी संरचना आपको दिखाई देती है। तो इसी को बोलते हैं क्या? जायांग स्त्री केसर या पुष्प का फीमेल भाग। ओके, चलिए अब इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो नीचे फूला हुआ भाग है इसे हम बोलते हैं अंडाशय, और अंडाशय से एक पतली नलीनुमा संरचना जाती है जिसे हम बोलते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका बोलते हैं। ठीक है, और जो ऊपर आप गोल सा दिख रहे हैं ये वाला, ये होता है वर्तिकाग्र। ठीक है, तो ये हो गया आपका अंडाशय। ठीक है, ये हो गया आपका वर्तिका, वर्तिका, और ये हो गया वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। ठीक है, तो इस तरह से आपको आगे देखना है। ठीक है, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या होता है। यह एक या अधिक अंडकों से मिलकर बनता है। एक अंडक में तीन भाग दिखाई देते हैं। ठीक है, जो आपका पूरा क्या बोलते हैं जायांग होता है या स्त्री केसर, वह अंडकों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अंडक जो होते हैं तीन भागों में दिखाई देते हैं, या आप कह सकते हैं कि जो आपका स्त्री केसर है उसे अंडक भी बोला जाता है। ठीक है, तीन भाग आपको दिखाई देगा, एक अंडाशय, एक वर्तिका और एक वर्तिकाग्र दिखाई देगा। ठीक है, तो अब एक एक को हम समझ लेते हैं क्या होता है। आधार का फूला हुआ भाग अंडाशय होता है, जैसा कि पहले आपको बता चुके हैं। ये फूला हुआ भाग जो देख रहे हैं आधार यानी नीचे का भाग, वो अंडाशय होता है। नेक्स्ट आपका अंडाशय में से, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। अंडाशय में एक या अधिक गोल सी संरचना होती है, इनको बीजांड कहते हैं। जैसे कि इस चित्र में आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं गोल गोल संरचना, इसे हम बोलते हैं बीजांड। यानी आपको अगर पीछे वाले समझना है तो इसमें आपको दिखाई देगा छोटी छोटी गोल गोल संरचना जिसे हम बोलते हैं बीजांड। ठीक है, उसी के बारे में बात हो रही है। आगे अंडाशय से लगी हुई एक पतली नली के समान वर्तिका होती है। अब अंडाशय से लगी एक पतली नुमा संरचना है जिसे हम बोलते हैं वर्तिका। ठीक, वर्तिका के शीर्ष पर गोल चिपचिपा वर्तिकाग्र होता है। जो आप वर्तिका का अग्रभाग ये ऊपर वाला देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला भाग उसे बोलते हैं वर्तिकाग्र। ठीक, चलिए परागण के समय परागकण सर्वप्रथम वर्तिकाग्र पर ही चिपकते हैं। यानी सब जैसे ही अगर परागकण आएंगे वर्तिकाग्र पर तो यहीं पर आके चिपक जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्त्री केसर या जायांग या पुष्प का फीमेल पार्ट। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं। अब इसमें जो बीजांड अभी पढ़े थे या गुरु बीजाणु धानी, बीजांड या गुरु बीजाणु धानी। अब देखो इसमें क्या होता है, गुरु बीजाणु धानी क्या होगी। जैसे इसमें बीजांड है, ये देख रहे हो बीज, तो इसके बाहर क्या होगा, एक संरचना होगी ऐसे। ठीक है, इसके अंदर होते हैं सब बीजांड। तो उसी के बारे में हमें देखना कि लघु कह रहा हूँ, यहाँ से देख लेते हैं गुरु बीजाणु धानी या बीजांड क्या होते हैं। ठीक है, इसमें आपको कुछ शब्द देखने को मिलेंगे। सबसे पहले इसको आप समझ लीजिए, फिर आपको हम इसमें जो लिखा है उस हिसाब से समझा देंगे। देखिए इसमें एक आएगा बीजांड वृंत। ठीक है, बीजांड, ऐसे नहीं, एक मिनट रुकिए, एक शब्द आएगा बीजांड वृंत देख सुनने को मिलेगा। एक आपको मिलेगा क्या बोलते हैं इसको, अंडा। एक मिनट यहाँ से हम देख लेते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। बीजांड वृंत हो गया, और एक आ जाएगा हाँ बीजांड सन। ठीक है, बीजांड सन देखने को मिलेगा। एक आपको मिलेगा नाभिका। ठीक है, नाभिका, और एक आपको मिलेगा देखने को बीजांडशय। ठीक है, या बीजांड काय बोलते हैं। ठीक है, बीजांड, बीजांड काय। ठीक, और एक आपको देखने को मिलेगा अध्याय वरण। ठीक है, फिर एक मिलेगा आपको देखने को निभाग, निभाग। ठीक है, फिर इसके बाद मिलेगा आपको देखने को बीजांड द्वार, बीजांड द्वार। ठीक है, फिर इसके बाद आपको देखने को मिलेगा भ्रूण कोश, भ्रूण कोश। ठीक है, ये चीज़ें देखने को मिलेगा। तो ये सब शब्द सुनने को मिलेगा, इसका मतलब आपको थोड़ा सा हम आइडिया दिला देते हैं, फिर बाकी हम देखते हैं। देखो बीजांड वृंत क्या होता है, ये जो होता है वो बीजांड से लगा हुआ एक नलीनुमा संरचना होता है। ऐसे आपको समझ लेना, पतली सी नली होती है। ठीक, बीजांडसन क्या होता है,
जहाँ पे बीजांड वगैरह स्थित होते हैं, बीजांड सन, इसका नाम से ही लग रहा है कि बीजांड जहाँ पे आसन करते हैं यानी रहते हैं। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं कि बीजांड सन हो गया। ठीक है, आगे नाभिका। देखिए जहाँ बीजांड वृंत और बीजांड सन आपस में जुड़ते हैं इसी पॉइंट को बोलते हैं नाभिका। ठीक, इसके बाद है बीजांड का, यानी जो आपको ये पूरी संरचना दिखाई दे रही है, ठीक है, बीजांड की, उसे बोलते हैं बीजांड काय। ठीक है, अब आगे देखते हैं अध्यावरण क्या होता है। अब एक चीज़ तो जान गए कि ये आपका हो गया बीजांड वृंत मान लो, और ये हो गया बीजांड काय हो गया जिसमें बीजांड वगैरह रहते हैं। ठीक, अब अध्यावरण क्या होता है कि जो बीजांड काय होता है बहुत सारी परतों से क्या होता है, ढका रहता है, आच्छादित रहता है, ऐसे ऐसे पूरा बहुत सारा परत से ये ढका रहता है, तो इसी को हम बोलते हैं अध्यावरण। क्या बोलते हैं, अध्यावरण। फिर आगे देखते हैं निभाग क्या होता है। ठीक है, तो बीजांड काय से जहाँ से जिस पॉइंट से बीजांड काय के जिस पॉइंट से अध्यावरण निकलते हैं उसे हम बोलते हैं निभाग। ठीक है, फिर इसके बाद है बीजांड काय जो होता है, या बीजांड काय के बाद एक और होता है अध्यावरण, उसमें एक छोटा छोटा छिद्र होता है जिसे हम बोलते हैं बीजांड द्वार। ठीक है, फिर एक आपको गोल सी संरचना इसके अंदर दिखाई देगा, इसके अंदर बीजांड काय की छोटी सी संरचना, उसी को बोलते हैं भ्रूण कोश। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको रफली आइडिया दे दिए, बाकी आपको यहाँ से दिखा देते हैं क्या होता है। देखिए पूर्ण विकसित बीजांड का अनुदैर्ध्य क्षेत्र काटने पर, ठीक है, बीजांड वृंत द्वारा प्लेसेंटा या बीजांडसन से जुड़ी हुई दिखाई देती है। यानी जब आप किसी बीजांड को अनुदैर्ध्य काटेंगे तो जो बीजांड वृंत होगा वह क्या होगा, बीजांडसन से जुड़ा हुआ आपको दिखाई देगा। बीजांडसन मतलब जहाँ पे बीजांड होते हैं। ठीक है, जिस स्थान पर बीजांड वृंत बीजांडसन से जुड़ा होता है उसे नाभिका कहते हैं। जैसे आपको बताए थे इस चित्र में, यहाँ से बता देते हैं कि ये आपका हो गया बीजांडसन और यहाँ पे हो गया आपका बीजांड वृंत, जहाँ पे जिस पॉइंट पे ये जुड़ेंगे उसी को बोलते हैं निभाग। ठीक है, सॉरी निभाग कह रहे हैं, नाभिका। आगे बीजांड का मुख्य शरीर, जो पूरा शरीर होता है उसे बीजांड काय कहते हैं। ठीक है, तो बीजांड काय कहते हैं। ये आच्छादों से घिरा रहता है जिन्हें अध्यावरण कहते हैं। ठीक है, तो जो बीजांड काय होता है बहुत सारी परतों से क्या रहता है, आच्छाद मतलब ढका रहता है, उसे हम अध्यावरण कहते हैं। ठीक है, अध्यावरण की संख्या के आधार पर बीजांड तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, द्विबीजांड, द्वि अध्यावरण बीजांड, एक अध्यावरण बीजांड, अध्यावरण विहीन बीजांड। ठीक है, तो ये तीन टाइप के हो जाएंगे। आगे है बीजांड काय का आधार जहाँ से अध्यावरण निकलते हैं उसे हम निभाग कहते हैं। ठीक है, जहाँ से यह निकलेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, निभाग बोलेंगे। बीजांड के जिस भाग से अध्यावरण निकलते हैं उसे हम निभाग कहते हैं। आगे अध्यावरण के आधार पर एक छोटा छिद्र होता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक है, अध्यावरण के आधार पर, ठीक, एक छोटा सा छिद्र होगा जिसे हम बीजांड द्वार कहते हैं। आगे दूसरे चित्र से हम समझेंगे इसे। आगे बीजांड का, बीजांड द्वार की ओर एक दबी हुई अंडाकार रचना होती है जिसे भ्रूण कोश कहते हैं। यह मादा गैमेटोफाइट होता है। अब इसे अगले चित्र में देखिए, यहाँ से क्लियर होगा आपको। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पतली सी संरचना है, इसे ये आपका हो गया बीजांड वृंत हो गया। ठीक, अब जहाँ पे ये पूरी जो संरचना आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की, ये पूरा ये आपका हो गया बीजांड का, और जहाँ से बीजांड का और बीजांड वृंत जुड़ते हैं उसे नाभिका कहते हैं। ये वाला भाग यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद क्या है कि अंदर एक अंडाकार संरचना दिखाई देती है जिसे हम भ्रूणकोश कहते हैं। अब ये जो आपका पूरा यह संरचना आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये आपका बीजांड का है, और जिन परतों से यह बना होता है उसी को अध्यावरण कहते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा है। ये पूरी संरचना हो गई बीजांड। ठीक, अब जहाँ से बीजांड काय के जिस भाग से अध्यावरण यानी ये बाहरी लेयर जो है, अच्छा, ये निकलते हैं उसी को बोलते हैं निभाग। ठीक, आगे देख लेते हैं। अब जो आपका अध्यावरण का नीचे का जो भाग ये देख पा रहे हैं, ये छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम बोलते हैं बीजांड द्वार, और इसी में ये छोटी सी संरचना अंडाकार दिखाई देती है जिसे हम भ्रूणकोश कहते हैं। तो सारे पॉइंट को यहाँ से आप देख सकते हैं, चित्र को आप इसे कॉपी पर ड्रॉ कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं, एक मिनट रुक जाइए। हाँ ठीक है, अब हम देख लेते हैं बीजांडों के प्रकार। नेक्स्ट आप हेडिंग करेंगे बीजांडों के प्रकार। तो देखिए बीजांड कई प्रकार के होते हैं, किसके आधार पर, तो बीजांड वृंत, बीजांड द्वार और निभाग के आधार पर बीजांड निम्न प्रकार के होते हैं। तो पहला जो प्रकार है, ठीक है, जो पहला प्रकार है उसका नाम है आर्थोट्रोपस। ठीक है, आर्थोट्रोपस बीजांड का पहला प्रकार है आर्थोट्रोपस। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के बीजांड सीधा होता है, अर्थात तीनों एक ही लाइन में होते हैं। तीनों का मतलब समझ रहे हैं, बीजांड वृंत, बीजांड द्वार, निभाग, तीनों एक ही लाइन पर सीधे होते हैं, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला भाग हो गया बीजांड द्वार,
ठीक है। बीजांड वृंत ये वाला हो गया, नलीनुमा संरचना थोड़ा सा दिखाई दे रही है पतली से, ये हो गया बीजांड वृंत। ठीक है। निभाग, निभाग का मतलब कि जहाँ से अध्यावरण निकलते हैं वह सब के सब एक ही सीध में है। ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या हो गया कि आर्थोट्रोपस, यानी पहला टाइप में क्या है आर्थोट्रोपस, इसमें तीनों के तीनों एक ही लाइन में सीधे होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं आर्थोट्रोपस बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एनोट्रोपस। ठीक है। एनोट्रोपस में क्या होता है, इसमें बीजांड उल्टा होता है, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, दूसरे चित्र में सामने। ठीक, बीजांड वृंत के अधिक वृद्धि करने के कारण, ठीक है, बीजांड वृंत अधिक वृद्धि करने के कारण जिससे बीजांड द्वार नीचे की ओर बीजांड वृंत के पास आ जाता है, जैसे कि सेम हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, इसमें आप देख सकते हैं यह चित्र हो गया। ठीक है। इसी तरह से आगे हम देख लेते हैं तीसरा। तीसरा क्या है, होमोट्रॉप्स। इस प्रकार के बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग एक सीधी क्षैतिज रेखा में स्थित होते हैं। अब देखिए बीजांड द्वार ये वाला, ठीक है, निभाग भी क्या है, एक ही सीधी रेखा में क्षैतिज है। बीजांड वृंत, बीजांड के मध्य में एक समकोण की भांति होता है। बीजांड वृंत यहाँ से देखिए, ठीक है, बीजांड एक समकोण की भांति यहाँ पर लगे हुए हैं। ठीक है, जैसे रेननकुलस में ऐसा देखने को मिलता है। आगे चौथा, कंपाइलोट्रॉप्स। इस प्रकार का बीजांड कुछ मुड़ा हुआ दिखाई देता है, जैसा कि इस चित्र में देख पा रहे हैं। इसके फलस्वरूप बीजांड द्वार तथा निभाग दोनों एक ही सीधी रेखा में न होकर बीजांड वृंत के समीप आ जाते हैं। अब सीधी रेखा में न होकर थोड़ा सा क्या हो गए, बीजांड वृंत यहाँ है, इसके पास आ गए। ठीक है, समीप आ गए। जैसे केपीरिडेसी, किनोपेरेडेसी कुल के पौधे, ये फैमिली का नाम है। ठीक है, जो क्या बोलते हैं पौधे होते हैं उसके फैमिली का नाम है। ठीक है, तो इसमें ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। चलिए नेक्स्ट तो वही है। इतना हो गया आपका, क्या बोलते हैं इसको, बीजांड के प्रकार। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।